Hello everyone, a very good afternoon to all of you. First of all, I would like to say Jai Hind to everyone because it's our Independence Day, the 74th Independence Day, and I would also like to wish you all a very, very happy Independence Day. So this Independence Day, make sure that you take a pledge to take this country forward. और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक प्लेज ले, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम सब इस देश को, अपने महान देश को आगे लेकर के जाएं. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू सल्यूट द ब्रेव हार्ट्स and the warriors that who have fought for the future of this great nation. I salute to them. So आज का सेशन शुरू करते हैं एंड सेशन जब पता ही आपको, आप एडिटोरियल सेशन में आए हैं. द नेम ऑफ माय सेशन इज DEA. आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू DEA, डेली एडिटोरियल एनालिसिस. एंड today's date is 15th of August. And today's article that I have chosen, आज का जो आर्टिकल मैंने चूज किया है वो रैंडम सिलेक्शन नहीं है. देखिए, अब मैं एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं. जब भी आप द हिंदू एडिटोरियल को पढ़ेंगे, एडिटोरियल कॉलम में जाएंगे, तो वहां लेफ्ट हैंड साइड में दो कॉलम्स, दो एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं, ऊपर नीचे. ऊपर वाला जनरली जो होता है वो नेशनल इशू के ऊपर बेस्ड होता है, जो करंट टॉपिक होता है, हॉट डिबेट का टॉपिक होता है, और साथ साथ जो नीचे वाला होता है वो इंटरनेशनल होता है. तो मैं रैंडम लेकर के आने की कोशिश करूंगा. रैंडम मतलब एक बार, रैंडम नहीं, ऑल्टरनेट लाने की कोशिश करूंगा. एक बार इंटरनेशनल, एक बार नेशनल. तो कल हम लोगों ने चूंकि नेशनल वाला किया था, तो आज हम लोग इंटरनेशनल वाले पे करेंगे. और जैसे जैसे ये समय बीतेगा, जैसे जैसे हम लोग और आगे बढ़ेंगे, मैं दोनों को कवर करने की कोशिश करूंगा इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. ठीक है. So without any delay, we shall start with our sequence. जो sequence है हमारा, जो ज्यादातर लोगों को पता चल चुका होगा कि I start with the synonyms and antonyms from the previous class. तो previous class के वीडियो में जो मैंने वर्ड्स को एक्सप्लेन किया होता है, उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स के synonyms और antonyms लेके आता हूँ. सारे नहीं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स. द रीजन बिहाइंड इट बीइंग कि सारे वर्ड्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितने इंपॉर्टेंट आपके जो वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं को मैं लाने की कोशिश करूंगा. तो हियर आर द वर्ड्स फ्रॉम प्रीवियस क्लास. एनॉमली, वर्डिक्ट, कॉन्फर. और वर्ड्स देख रहे हैं, बहुत सारे अनकॉमन यूजेज के वर्ड हैं जो उतने ज्यादा कॉमन नहीं है. एबरेशन, एसेंट्रिसिटी, ऑडिटी, डिक्री, अवार्ड, सेंटेंस. तो इसको याद करिए, रट्टा मारिए, ये सब आपकी जिम्मेदारी है. एंड आई विल कीप ऑन टेस्टिंग यू पीपल इन द वेरी नेक्स्ट क्लास एज वेल. जो अभी जो पढ़ाया है उसको नेक्स्ट क्लास में या फिर कमिंग क्लासेस में आपको टेस्ट करने की कोशिश करूंगा. सो सिनोनिम्स ये रहा. एंड जस्ट उसके बाद है एंटोनिम्स. आपको क्या करना है पता ही आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर लीजिए या फिर उसको राइट डाउन कर लीजिए. पर डेली कम से कम 2-4 बार इसको एक बार देख लेंगे ना, तो आपको 100% ये चीजें दिमाग में बस जाएंगी. ठीक है. तो आई होप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो अब नेक्स्ट सेक्शन क्या आएगा आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट सेक्शन इज गोइंग टू बी अ फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लास. अ फ्यू मतलब कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 भी हो सकता है. सो लेट्स सी हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर. Again, I will not explain this right now, though I will try to explain it in the coming classes. But अभी का फिलहाल ये है कि मुझे अपने बच्चों से उतना ज्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है मेरे क्वेश्चंस पे. जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर रहे हैं. डियर, अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इट इज गोइंग टू बी ऑफ नो हेल्प. सिर्फ और सिर्फ आपको जान लेना करंट इश्यूज को इंपॉर्टेंस नहीं रखता है. आप उससे जुड़ा हुआ जो इंग्लिश से रिलेटेड जो चीजें हैं उसको भी तो पढ़ने की कोशिश करिए. अब इसी पैसेज से, जो पिछला पैसेज है, वहीं से उठा करके मैं क्वेश्चन लेके आया हूं. थोड़ा बहुत ग्रामर को भी फॉलो करिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यही सब आने वाला है आपके एग्जाम्स में. ठीक है. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा. और आप अपने फ्यूचर को अच्छे से जानते हैं, मुझसे बेहतर आप लोग अब समझदार हो चुके हैं. नाउ सो आज का शुरू करते हैं. हियर इट इज. तो आज जो हमने टॉपिक चुना है, आज का जो आर्टिकल मैंने चुना है वो है, टॉप आर्टिकल का जो हेडलाइन है वो है लिमिटेड पीस. ठीक है. अब इसका बैकग्राउंड दूंगा. बैकग्राउंड देने से पहले मैं कुछ वर्ड्स को एक्सप्लेन करना चाहता हूं. जैसे लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ऑक्यूपाई, फॉर्मलाइज, थॉ, रिकॉग्नाइज एंड हॉल्ट. ठीक. तो इन सारे वर्ड्स की मीनिंग को हम लोग पहले समझते हैं. ऑक्यूपाई का मतलब क्या होता है. देखिए, जनरली हम लोग एक सेंटेंस बोलते हैं कि जब भी आप कहीं जाते हो, कोई कुर्सी खाली है, उसके बगल में कोई बैठा है, तो आप उससे क्या पूछते हो, कुर्सी पे कोई बैठा है. एक्चुअली में हिंदी में पूछने का तरीका ये है, लेकिन अगर इंग्लिश में मैं उसको पूछूंगा तो मैं कभी नहीं पूछूंगा कि इज समवन सिटिंग ऑन दिस चेयर, क्योंकि उस समय तो उसमें कोई बैठा नहीं है. सामने वाला हो सकता है आपका मजाक भी उड़ा दे कि नहीं, उसमें तो कोई नहीं बैठा, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है. तो उस केस हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई जगह किसी द्वारा ले ली गई होती है उसको हम लोग ऑक्यूपाई कहते हैं. ठीक. ऑक्यूपाई करना, उससे जुड़ा हुआ जो शब्द है वो ऑक्यूपेशन है. ऑक्यूपेशन का मतलब आप जो करते हो काम, उसको भी ऑक्यूपेशन कहते हैं. लेकिन साथ साथ जिस जगह को आप लोग एक्वायर कर लेते हो उसको भी हम लोग
ऑक्यूपेशन ही कहते हैं, ऑक्यूपाई ऑक्यूपेशन, ठीक। तो ऑक्यूपाई की मीनिंग क्या हुई? तो रिसाइड और यूज अ प्लेस, मतलब कि एक जगह पे या तो रहना या तो उस जगह को इस्तेमाल करना। वो जगह कुछ भी हो सकती है, उस स्पेस को मैं स्पेशली बात कर रहा हूं, ठीक है। फॉर्मलाइज, दूसरा शब्द जो है फॉर्मलाइज, टू गिव अ लीगल स्टेटस, मतलब कि फॉर्मल बोलते हैं ना, एक होता है फॉर्मल, एक होता है कैजुअल, ठीक है। फॉर्मल कैजुअल, पहनने में भी आप फॉर्मल चीज है, फॉर्मल मतलब जो लीगल वे में पहनते हैं, जैसे पैंट शर्ट, ये सब क्या है? फॉर्मल है। पैंट शर्ट में बहुत तरीके के भी आते हैं, एक जो ड्रेसिंग सेंस होता है बस उस केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मलाइज का मतलब किसी भी चीज को प्रॉपरली करना, और कैजुअली मतलब ऐसे ही एवी कर लेना। तो फॉर्मलाइज में दो शब्द आते हैं, देखिए कभी कंफ्यूज मत होइएगा। यहां लिखा है LIZE और एक LISE भी आता है, जो कि यहां लिखा हुआ है, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इस वाले में लिखा हुआ है फॉर्मलाइज, ठीक। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों सेम ही वर्ड है। एक ब्रिटिश इंग्लिश में यूज होता है, एक यूएस इंग्लिश में यूज होता है, तो दोनों में कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं है सच, ठीक। फॉर्मलाइज का मतलब क्या हुआ? फॉर्मल, किसी भी चीज को फॉर्मल कर देना, मतलब लीगल स्टेटस दे देना, ठीक है। आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करना, शुद्ध हिंदी में ये बोल सकते हैं। थॉ क्या होता है? अ पीरियड ऑफ वार्म वेदर, मतलब कि अच्छे मौसम का जो पीरियड होता है उसको हम लोग थॉ कहते हैं। अब उसको दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिक्स में हम लोग उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं तो वो स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन कुछ कंट्रीज के बीच में रिलेशंस बहुत खराब है तो वीक रिलेशंस। लेकिन दोनों के बीच में जब दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बहुत अच्छा दोस्ती भी नहीं निभा रहे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वार्म, मतलब कि एकदम शांति वाला एटमॉस्फेयर, ठीक। तो उसको हम लोग थॉ कहेंगे। नाउ एक्सक्यूज मी, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज का मतलब जानते हैं, बहुत इजी सा शब्द है, मतलब कि एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस, मतलब किसी भी चीज के होने को मान लेना, दैट इज नोन एज एग्जिस्टेंस, ठीक। हम लोग क्या करते हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब भगवान के होने को मानना, ठीक है। तो हॉल्ट, HALT, हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब क्या होता है? ब्रिंग एन अब्रप्ट स्टॉप, मतलब कि किसी भी चीज को अचानक से अगर मुझे बंद करना पड़ जाए या रोकना पड़ जाए, दैट इज नोन एज अ हॉल्ट। वो थोड़े समय का भी हो सकता है, ज्यादा समय का भी हो सकता है, लेकिन हॉल्ट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज को रोक देना, ठीक है। तो इस पेज की यही इतनी सारी वर्ड मीनिंग है, पहले इस पेज को समझते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। अब देखिए इस पैसेज को मैं एक्सप्लेन करता हूं कि पैसेज है किस बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशू है जेरूसलम को लेकर के। बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं जानते, तो मैं बता दूं। इजराइल एक कंट्री है, इजराइल या इजराइल जो भी आप उसको प्रोनाउंस करें, इजराइल जो कंट्री है उसका विवाद चलता है जितने भी अरबिक कंट्रीज है उन सब से, फॉर अ प्लेस कॉल्ड जेरूसलम। एक जेरूसलम का प्लेस है, उसकी वजह से ये इनके बीच में विवाद चलता है। अब उसका इशू क्या हुआ है कि दोनों के बीच में बहुत थनाथनी हो गई है, अरबिक कंट्रीज में से और इजराइल से लेकर के। तो ये उसी के बारे में है। रिसेंट में जो हैपनिंग हुई है, मतलब रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है, एक नया बदलाव आया है उनके रिलेशंस में कि यूएई और इजराइल के बीच में एक साइन हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिससे दोनों एक दूसरे की चीजों को मानने के लिए तैयार है, एक दूसरे कंडीशंस को मानने को तैयार है। लेकिन उसका इंपैक्ट कहां पड़ रहा है उसके बारे में पैसेज है। अब ये लिमिटेड पीस किस चीज के ऊपर है? अब भाई जेरूसलम जो टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, मतलब कि जहां पर ऑलरेडी मुद्दा चल रहा है, जिसकी वजह से पूरा डिस्प्यूट अराइज हुआ है, उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है इस इंपैक्ट का, इस अग्रीमेंट का। तो उसी के लिए कहा है कि भैया पीस तो हो गया, लेकिन ये पीस कैसा है? लिमिटेड पीस है, मतलब थोड़े समय के लिए, इसका कोई फायदा दिखता नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा हुआ इफ द यूएई डज नॉट पुश इजराइल टू विथड्रॉ फ्रॉम ऑक्यूपाइड एरियाज देयर डील इज ऑफ लिटिल वैल्यू। देखिए कमेंट कर रहा है, क्या कह रहा है कि अगर यूएई, देखिए नाम याद रखिएगा, यूएई के पहले द लगता है, क्यों? क्योंकि इसके पहले जो शब्द लिखा है वो क्या है? यूनाइटेड। आर्टिकल्स में मैंने पढ़ाया कई बार, जो बच्चे नहीं पढ़े जान लीजिए, जब भी हम लोग कोई शब्द यूनाइटेड, यूनियन, ठीक है, इन सब शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग अपने पहले करता है, ठीक है। इफ द यूएई डज नॉट पुश, मतलब कि अगर वो इजराइल को फोर्स नहीं करता है क्या करने के लिए? टू विथड्रॉ, मतलब कि पीछे हटने के लिए, कहां से? फ्रॉम ऑक्यूपाइड एरियाज, मतलब कि जिसको इजराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक, अपना दावा बोल लिया है, वहां से अगर नहीं हटा पाता है तो उनकी जो डील हुई है उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रह जाएगी, ठीक। अभी मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि वो कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जहां से वो दोनों एक दूसरे को पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है, ठीक। आगे बढ़ता है, लिखा है द पीस अग्रीमेंट रीच बिटवीन इजराइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज फॉर्मलाइज्ड द थॉ। अब थॉ का मीनिंग क्या बताया था मैंने कि पीरियड ऑफ वार्म वेदर, मतलब कि जो उनके बीच में जो रिलेशन चलता था उसको फॉर्मलाइज कर दिया है। मतलब कि इसके पहले दोनों के जो रिलेशन थे वो फॉर्मल नहीं थे, ठीक है। अब दोनों के रिलेशन कैसे आधिकारिक रूप से हो गए कि दोनों एक दूसरे के बातों को मानना शुरू कर देंगे, ठीक है। दोनों अब लीगल वे में एक दूसरे के साथ रिलेशन रखेंगे, इसके पहले कोई रिलेशन नहीं था। द पीस अग्रीमेंट रीच बिटवीन इजराइल एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज फॉर्मलाइज्ड द थॉ।
इन अरब इजरायली रिलेशनशिप। अरब इजरायली, देखिए यहां पे अरब इजरायली लिखा है। अरब सिर्फ और सिर्फ यूएई की बात नहीं कर रहा है, अरब का मतलब पूरे यूरोप की बात कर रहा है, ठीक। लेकिन यहां पे अग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ यूएई ने किया है, बाकी और कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया और बाकी सारी कंट्रीज ने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है, लेकिन ये उसके बारे में बात कर रहा है कि अरब से क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अरब इजरायली रिलेशन, जिनके रिलेशन बहुत खराब रहे हमेशा से। अब क्या कह रहा है, दैट हैज बीन अंडर वेज फॉर अ फ्यू ईयर्स, और ये कहना चाह रहा है कि अब जो अग्रीमेंट, जो पीस अग्रीमेंट साइन हुआ है किसके बीच में, इजराइल और यूएई के बीच में, उसने फॉर्मलाइज कर दिया उनके रिलेशन को, मतलब लीगल वे दे दिया है, जो कि काफी सालों से चल रहा था, मतलब कि उसका रास्ता बन रहा था किसी तरीके से, लेकिन अब जाकर के उसको एक्चुअल में एक लीगल स्टेटस प्रदान हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज पार्ट ऑफ द डील अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन थर्सडे, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल है आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे भी क्या बता रहा है कि एक डील है जो कि अनाउंस की है, किसके द्वारा अनाउंस की गई है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। कब अनाउंस की गई है, थर्सडे को। आज कौन सा दिन है, सैटरडे, ठीक है। तो एज पार्ट ऑफ द डील अनाउंस्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन थर्सडे, द यूएई विल रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ इजराइल एंड एस्टैब्लिश फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। तो उन दोनों के बीच में जो डील साइन हुई है वो क्या क्या साइन हुई है कि यूएई रिकॉग्नाइज कर लेगा, रिकॉग्नाइज मतलब मान्यता प्रदान करेगा, ठीक। कैसी मान्यता प्रदान करेगा, किसको मान्यता प्रदान करेगा, इजराइल को, और उनके बीच में एक आधिकारिक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक। अब क्या उसका है, वाइल इजराइल वुड हॉल्ट इट्स कंट्रोवर्शियल, तो भाई उसके एवज में क्या मिलेगा, यूएई ने तो रिकॉग्निशन दे दिया, लेकिन उसके एवज में इजराइल क्या देगा यूएई को, उसके बारे में जान लेते हैं। लिखा है वाइल इजराइल वुड हॉल्ट, हॉल्ट का मतलब क्या बताया था, रोक देना, किसी चीज को तुरंत अचानक से रोक देना, हॉल्ट कर देगा, क्या रोक देगा, इट्स कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या होता है, विवाद, ठीक। तो विवादित हो क्या, क्या कॉन्ट्रोवर्शियल, तो जो भी चीज कॉन्ट्रोवर्शियल इजराइल कर रहा था उसको रोक देगा। अब क्या कॉन्ट्रोवर्शियल कर रहा था, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए पहले वर्ड को देखते हैं, एनेक्स। एनेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए एनेक्स, एनेक्सेशन, दो शब्द है, एनेक्स और एनेक्सेशन। एनेक्स का मतलब होता है किसी भी जगह को, किसी भी टेरिटरी को एक्वायर करना, ठीक, हथियार लेना, कैसे, या तो लड़ाई करके या तो उसको जीत करके, किसी भी तरीके से, तो वो एनेक्सेशन कहलाता है। लिखा है यहाँ पे मीनिंग देखिए, लिखा हुआ है एड टू वंस ओन टेरिटरी बाय अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन मतलब उसको पाने के लिए कोई भी लीगल कदम या फिर इलीगल कदम करना, ठीक है। अप्रोप्रिएट करना मतलब उसको एक्वायर कर लेना, उठा लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं कि इंडिया के पास 3 तरीके की टेरिटरी है, ठीक। पहली टेरिटरी जो हमारी यूनियन है, फिर उसके बाद आपका स्टेट है, और मतलब यूनियन टेरिटरी स्टेट है, फिर उसके बाद एक्वायर्ड टेरिटरीज है। एक्वायर्ड मतलब जिसको हम लोग पाते हैं, तो उसको पाएंगे कैसे, या तो लड़ करके तो अप्रोप्रिएट करेंगे, या तो उसको खरीद लेंगे पैसे दे करके, या तो फिर उसको लड़के जीत लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अप्रोप्रिएशन कहलाएगा, ठीक। और फिर उसके बाद क्या है, पेव, कवर विद फ्लैट स्टोन्स और ब्रिक्स। पेव का मतलब क्या होता है, पेव एक शब्द है जिससे जुड़ा हुआ पेवमेंट, पेवमेंट का सुना होगा कि मैं पेवमेंट पे चल रहा हूं, ठीक। तो सड़क के किनारे किनारे जो 2 रास्ते होते हैं उसको हम लोग पेवमेंट कहते हैं, जिसपे लोग चलते हैं। अब वो पेवमेंट सड़क से अलग होता है, उसपे क्या ब्रिक्स बिछे होते हैं, अलग ईंटें बिछी होती है, राइट। तो उन ईंटों का जो जगह होता है उसको हम लोग पेवमेंट कहते हैं। तो पेव का मतलब क्या हुआ, रास्ता बनाना, पेव का शुद्ध मीनिंग हुआ रास्ता बनाना, ठीक। और लिटरल मीनिंग में जाए तो फ्लैट स्टोन्स और ब्रिक्स मतलब कि ईंटे से रास्ता बनाना। तो पेव का मतलब अगर यहां पे देखा जाए तो रास्ता बनाना, किस चीज का रास्ता देखा जाएगा। कंफ्लिक्ट रिडन, देखिए ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडन लिखा हुआ है, ये रिडन का, ये रिडन थर्ड फॉर्म है, किसका थर्ड फॉर्म है, राइड का, RIDE, राइड, राइड, रोड, रिडन, ठीक। अब रिडन का मतलब क्या होता है, यहां पे मीनिंग क्या निकाल सकते हैं, देखिए राइड का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को चलाते हैं, जब लंबे समय तक चलाते हैं तो वो राइड हो जाता है, मतलब लगातार उसको राइड करना। अब यहाँ पे कंफ्लिक्ट रिडन का मतलब क्या हुआ, जो चल तो रहा है लेकिन कैसे, कंफ्लिक्ट के साथ। कंफ्लिक्ट मतलब विवाद के साथ, दोनों के बीच में एक विवाद है जिसकी वजह से वो मतलब जो भी काफी लंबा चल रहा है। अब एक और शब्द आ जाता है इसमें, बेड रिडन। बेड रिडन का मतलब जो बेड पे लेटे हुए काफी दिनों से चल रहा है, तो बेड रिडन हो गया। वैसे कंफ्लिक्ट रिडन मतलब कोई भी चीज काफी लंबे समय से विवादित चल रही है, तो कंफ्लिक्ट रिडन मतलब विवादित चलना, गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग, काफी देर तक, ठीक है। इसके पहले वाला शब्द डिसाइड करता है कि इसकी मीनिंग क्या निकलेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने पिछले साइड में क्या पढ़ा कि वो कंट्रोवर्शियल को मतलब हॉल्ट कर देगा। क्या कंट्रोवर्शियल है देखते हैं। उसके कंट्रोवर्शियल प्लान है किसके, इजराइल के, क्या करने के, एनेक्स करने के, मतलब मिला लेने के, अपने अपने देश में मिला लेने के। क्या, स्वेट्स का वर्ड को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं इसके पहले वाले ट्यूटोरियल में, याद रखना जरूरी है। अभी बता देता हूं, एक लार्ज एरिया को हम लोग स्वेट कहते हैं, स्पेशली यूरोप क्षेत्रों में उसको जाना जाता है, ठीक है, ऑफ द पैलेस्टीनियन वेस्ट बैंक।
ठीक, वेस्ट बैंक जो पैलेस्टीनियन का वेस्ट बैंक है, पैलेस्टीन मतलब मैंने बताया पैलेस्टीन एक विवादित टेरिटरी है, दोनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन भी कह सकते हैं, मतलब दोनों के बीच में एक हड्डी जो दोनों के बीच गले की हड्डी बनी हुई है, ठीक, पैलेस्टीन। और पैलेस्टीन का वेस्ट बैंक, वेस्ट मतलब पश्चिमी किनारा, बैंक मतलब किनारा, तो उसके पश्चिमी किनारे को एनेक्स करने का प्लान है किसका, इजराइल का, और जो कि वो उसको अब रोक देगा इस समझौते के बाद, ठीक है। कह रहा है इट इज अ लैंडमार्क अग्रीमेंट गिवन दैट द यूएई इज ओनली द थर्ड अरब कंट्री एंड द फर्स्ट इन द गल्फ रिकॉग्नाइजिंग इजराइल। कह रहा है कि ये एक लैंडमार्क अग्रीमेंट है। अब लैंडमार्क का मतलब क्या हो गया, मील का पत्थर, ठीक, जो आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगा, किस चीज का, ये देखिए यहां पे लिखा है गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा मतलब इसको देखते हुए कि यूएई ओनली द थर्ड अरब कंट्री, मतलब कि 3 अरब कंट्री में से, मतलब इतनी सारी अरब कंट्रीज में से सिर्फ ये तीसरी अरब कंट्री है, एंड द फर्स्ट इन द गल्फ, और खाड़ी में पहली देश है, खाड़ी में पहला देश है जिसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, मतलब मान्यता दिया है किसको, इजराइल को। मतलब टोटल जितने भी गल्फ की कंट्रीज हैं उन सब में से थर्ड अरब कंट्री, सॉरी जितनी भी अरब कंट्रीज में से थर्ड है, और गल्फ की पहली कंट्री है जिसने इजराइल को मान्यता प्रदान की है। तो ये इसीलिए एक लैंडमार्क मतलब कि मील का पत्थर साबित होगा उनके रिलेशनशिप में। कह रहा है इट कुड पेव द वे, पेव का मतलब मैंने बता दिया, रास्ता बना देगा, रास्ता बना देगा किस चीज को, रीजन्स सुन्नी अरब किंगडम्स, ठीक, उस रीजन में डोमिनेशन किसका है, सुन्नी अरब किंगडम्स, मतलब जितने भी किंगडम्स है वहां छोटे छोटे किंगडम्स हैं, तो किंगडम्स में ज्यादा किसकी कौन मेजोरिटी में, सुन्नी अरब किंगडम्स में जो है, जो उन लोगों के जो सुन्नी अरब किंगडम्स हैं, and the Jewish majority Israel enhancing regional cooperation against their common foe Shia Iran। देखिए अब क्या कह रहा है कि ये रास्ता बना देगा, किस लिए रास्ता बना देगा, किसके किसके लिए, सुन्नी अरब मतलब ये जो सुन्नी किंगडम है वहां की उनके लिए, साथ साथ ज्यूइश टेरिटरी, ज्यूइश मेजोरिटी इजराइल, इजराइल में जो कम्युनिटी सबसे ज्यादा है वो क्या है, ज्यूइश, ज्यूस जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक, ज्यूइश मेजोरिटी इजराइल के लिए, दोनों के लिए रास्ता बना देगा। क्या किस चीज का रास्ता बना देगा, एनहांसिंग रीजनल कॉपरेशन, वो आपस में समझौता करके एक दूसरे के कॉपरेशन को और बढ़ावा देंगे, किसके खिलाफ, देयर कॉमन फो, FOE, फो का मतलब होता है एनिमी, उन दोनों के कॉमन एनिमी के खिलाफ, और उन दोनों का कॉमन एनिमी कौन है, शिया ईरान, ईरान जो कि उन सारी कंट्रीज में ज्यादा पावरफुल माना जाता है क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज्यादा वेपन्स और चीजों पे उसने थोड़ा डेवलपमेंट कर लिया है, तो उसको ज्यादा माना जाता है। और वो बेसिकली उनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है कि शिया और सुन्नी का, ठीक है, तो दोनों के लिए कॉमन एनिमी है, किसके किसके लिए, अरब, बाकी जो शिया सुन्नी कंट्रीज और साथ साथ जो ज्यूइश इजराइल है उनके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजराइल हैज सेड इट वुड फोकस ऑन एक्सपैंडिंग टाइज विद अदर कंट्रीज इन द अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड। तो इजराइल ने यह भी कहा है लगे हाथ कि वो फोकस करेगा, मतलब वो ध्यान देगा किस चीज पे, एक्सपैंड करने पे फोकस करेगा। क्या एक्सपैंड करने पे, टाइज। अब टाइस मतलब जो हम लोग गले पहनते हैं वो नहीं, टाइस का मतलब उन दोनों के जो रिश्ते हैं उसके लिए भी हम लोग टाइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक, जो फॉर्मल रिलेशन होता है किसी दो कंट्रीज के बीच में उसको हम लोग टाइस कहते हैं, ठीक, टाइस विद अदर कंट्रीज इन द अरब एंड मुस्लिम वर्ल्ड, और उसके जो अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रीज हैं यूएई को छोड़ करके उनसे अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा इस समझौते के बाद से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सक्यूज मी, while the US has expressed hope that more Arab countries would follow the UAE lead। कह रहा है कि अगर यूएस ने भी एक एक्सप्रेस किया, मतलब कि व्यक्त किया है, क्या व्यक्त किया है, उम्मीद व्यक्त की है, ठीक, कि ज्यादा से ज्यादा अरब कंट्रीज, ठीक, फॉलो करेंगी, क्या फॉलो करेंगी, यूएई's लीड। अब लीड का मतलब क्या हुआ, लीड का मतलब क्या होता है, आगे चलो और राह दिखाओ, वो लीड करना। पीएम मोदी लीड्स इंडिया, अब प्राइम मिनिस्टर लीड्स द कंट्री, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, आगे चलता है और रास्ता दिखाता है, तो वही है, यूएई ने आगे चल के रास्ता दिखाया है, तो जो रास्ता दिखा दिया है उस रास्ते को यूएस एक्सप्रेस करता है, वो यूएस उम्मीद करता है कि आगे चल के सारी कंट्रीज भी उसी रास्ते पर चलेंगे, ठीक है। अरब इजरायली रिलेशंस हैव लार्जली बीन कॉन्फ्लिक्ट रिटन। देखिए यहाँ पे आ गया कि कह रहा है कि अरब के और इजराइल के रिलेशंस हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट से भरे हुए रहे हैं, ठीक है। एवर सिंस द स्टेट ऑफ, एवर सिंस का मतलब कि देखिए यहाँ पे दो शब्द है, सिंस और एवर। सिंस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई काम एक निश्चित समय शुरू होता है, ठीक, और एवर का मतलब हमेशा, तो मतलब कोई भी काम जब से शुरू हुआ उसके बाद से हमेशा वैसा ही रहा है, ठीक। तो मतलब क्या निकला कि उनके रिलेशंस हमेशा से, जब से शुरुआत हुआ तब से कॉन्फ्लिक्टेड रहे हैं। एवर सिंस द स्टेट ऑफ, ठीक, स्टेट मतलब कंट्री से रिलेशन है, कोई पर्टिकुलर स्टेट, जैसे इंडिया में यूपी एमपी उससे नहीं है। स्टेट का मतलब राज्य होता है, राज्य मतलब पूरा भी राज्य होता है, छोटा भी राज्य होता है, ठीक है। एवर सिंस द स्टेट ऑफ इजराइल वाज डिक्लेयर्ड इन 1948। कह रहा है कि जब से इजराइल बना है
कब से 1948 से बना है, तब से लेकर अभी तक उनके बीच में जो रिलेशन रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्लिक्ट रिडन रहे। ठीक, अब इस वाले सेक्शन को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग वर्ड्स को देख लेते हैं। डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी क्या होता है? दो लोगों के बीच में बात करने का जो तरीका होता है, या किसी व्यक्ति का तरीका किसी भी लोग से, किसी भी सिचुएशन से डील करने का, उसको हम लोग डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक, डिप्लोमेसी द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल, लोगों के साथ बात करने का तरीका। स्पेशली इसको कंट्रीज के रिलेशंस के बीच में जाना जाता है। ठीक है, आगे क्या है? लेड। अब देखिए लेड जो शब्द है इसके बारे में बताऊं कि ये LAY, इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ले होता है, सेकंड होता है लेड, ठीक है, और थर्ड भी होता है लेड। ठीक, तो ले का मतलब होता है किसी भी चीज को बिछाना, परत दर परत बिछाना, दैट इज नोन एज लेड। ठीक है, डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस जानते हैं, कॉजिंग ग्रेट डैमेज, बहुत बुरा, डिजास्टर मतलब तबाही। ठीक है, और इनकंक्लूसिव, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? जो भी चीज एक निर्णय पे पहुंच जाए उसको हम लोग कंक्लूजन कहते हैं। जो चीज निर्णय पे ना पहुंच पाए वो क्या हो जाता है? इनकंक्लूसिव हो जाता है। तो इतनी मीनिंग जान ली, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है फॉर मिस्टर ट्रंप, कह रहा फॉर मिस्टर ट्रंप मतलब कि मिस्टर ट्रंप के लिए वो प्लेड अ क्रिटिकल रोल, जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे क्रिटिकल का मतलब ये नहीं है कि बहुत मुश्किल, बहुत नाजुक नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल की बात कर रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इट इज अ रेयर डिप्लोमैटिक विक्ट्री जस्ट मंथ्स बिफोर ही सीक्स री-इलेक्शन। कहने का मतलब यह है कि मिस्टर ट्रंप का जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनके लिए इट इज अ रेयर डिप्लोमैटिक विक्ट्री। रेयर का मतलब जो कभी नहीं हुआ, मतलब बहुत कम होता है। ठीक, तो राइटर जो है ये आपको दर्शाना चाहता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो शासनकाल रहा है पिछले 4 साल का, उसमें बहुत ही रेयर उनको डिप्लोमैटिक विक्ट्री मिली है। मतलब कि कंट्रीज के बीच में रिलेशंस बनाने में वो बहुत ही फ्रेल या वीक साबित हुए हैं, तो उनमें उनको विक्ट्री नहीं मिली। तो उनमें से एक बहुत ही रेयर विक्ट्री मिली हुई है। कब मिली है? जस्ट मंथ्स बिफोर, मतलब कि सिर्फ कुछ महीने पहले ही सीक्स री-इलेक्शन, जब वो री-इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं, उसके ठीक कुछ महीने पहले उनको विक्ट्री मिली है। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा वो देखने लायक होगा। His other foreign policy bets, मतलब कि इसके अलावा, मतलब कि अभी यूएई के अलावा उनके और भी जितने फॉरेन पॉलिसी के बेट्स हैं, बेट्स मतलब बेट का मतलब तो होता है किसी से शर्त लगाना, लेकिन बेट्स मतलब जहां पर कि आप खेल रहे होते हो। ठीक, तो जहां पर भी जहां पर भी आपके नीड्स होते हैं, जहां पर भी आप चाहते हो कि कुछ चीजें हों, ठीक, जिनसे आप रिलेशन आते हो, तो वहां पर क्या है? हिज अदर फॉरेन पॉलिसी बेट्स, ईरान, नॉर्थ कोरिया और अफगानिस्तान वर ईदर डिजास्टर्स और इनकंक्लूसिव। तो कह रहा है कि यूएई को छोड़ करके उसके 3 और जगह थे जहां पे उन्होंने हाथ डाला था। ठीक, कहां? ईरान में, नॉर्थ कोरिया में और अफगानिस्तान में। ईरान और अमेरिका के बीच में अभी कुछ महीने पहले क्या हुआ था आपने देखा ही था। नॉर्थ कोरिया से क्या चल रहा है वो भी आपने देख ही लिया है। किम जोंग उन और यूएस प्रेसिडेंट के बीच में क्या क्या वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर भी और साथ साथ ऐसे भी, तो वो भी आपने देखा था। तो कह रहा है कि ये तीनों उनके लिए डिजास्टर्स और इनकंक्लूसिव निकले हैं, मतलब कि उसमें कोई भी उनको सफलता हासिल नहीं हुई है। ठीक, बट इन द केस ऑफ इजराइल एंड द यूएई, लेकिन यूएई और इजराइल के केस में बोथ अलाइज ऑफ द यूएस, एलाइज का मतलब क्या होता है? जब आप किसी व्यक्ति के साथ पॉलिटिकली साथ होते हो, समझौता रखते हो, उसको हम लोग एलाई कहते हैं, उसका साथी, लेकिन कैसा? पॉलिटिकल। मेरा फ्रेंड है तो वो मेरा फ्रेंड एलाई नहीं कहलाएगा। एलाई मतलब जो एक जैसे सोच रखते हो, जैसे साथ रहते हैं, उसको हम लोग एलाई कहते हैं पॉलिटिकली। बट इन द केस ऑफ इजराइल एंड द यूएई, बोथ अलाइज ऑफ द यूएस, दोनों क्या है? यूएस के अलाई है, मतलब दोनों उसके साथ खड़े रहते हैं। क्वाइट डिप्लोमेसी वर्क, क्वाइट डिप्लोमेसी मतलब शांति वाली जो डिप्लोमेसी है, न ज्यादा यूपर न ज्यादा नीचे, एकदम शांति से हर काम करेंगे, वैसी डिप्लोमेसी काम कर रही। ठीक, द यूएस हैड अरेंज्ड सेवरल मीटिंग्स बिटवीन इजरायली एंड एमिराती ऑफिशियल्स लास्ट ईयर। यूएस ने उसमें क्या रोल प्ले किया है? उसने अरेंज किया था बहुत सारी मीटिंग्स, किसके बीच में? इजरायली और एमिराती। एमिराती मतलब यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो एमिराती उनको कहते हैं। ठीक, ऑफिशियल्स लास्ट ईयर के बीच में मीटिंग अरेंज कराई थी, व्हिच प्रोबेबली लेड द फाउंडेशंस, जिसने की ले मतलब बिछा, मतलब कि उसकी नींव रखी, फाउंडेशंस रखी, नींव रखी, किस चीज का? जो आज जो अग्रीमेंट हुआ है उसकी नींव रखी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। While the deal has the potential to change Arab-Israel relations for good, कह रहा है कि इस डील में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब कि आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित हो सकता है। ठीक, किस चीज में अच्छा साबित हो सकता है? फॉर गुड। देखिए कहने का तरीका होता है कि फॉर गुड मतलब कि अच्छा साबित हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये रिलेशन आगे चल के बहुत अच्छा साबित होगा। इट ऑल्सो शोज, ये और भी शो करता है हाउ द अरब, आगे देखते हैं, how the Arab countries are gradually decoupling themselves from the Palestine questions। देखिए अब आपने थोड़ा सा और डी में बताता हूं। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है वह पैलेस्टीन का।
इसराइल जो है घिरा हुआ है बाकी सारी अरब कंट्रीज से, जिसके बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है पैलेस्टीन को लेकर के। कुछ कंट्रीज क्लेम करती हैं अरबिक कंट्रीज की पैलेस्टीन उनका है और इसराइल उसको छोड़ने को तैयार नहीं, उसके ऊपर उसका काफी हक जमा हुआ है। ठीक है, तो अब उसी के बारे में बता रहा है कि यूएई को देखते हुए बाकी सारी कंट्रीज क्या निर्णय लेंगी वो देखने लायक होगा। ठीक, अब पहले यहां के कुछ शब्द जान लेते हैं। डीकपलिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, कपलिंग का मतलब होता है, आपने ट्रेन्स में देखा होगा कि दो डब्बे जुड़े कैसे होते हैं, ऐसे एक कपलिंग से जुड़े होते हैं। ठीक, वो कपलिंग कहलाती है। कपलिंग मतलब जो जोड़ता है, और डीकपलिंग मतलब दूर कर देना। तो कपलिंग, डीकपलिंग उसको, तो डीकपलिंग का मीनिंग क्या होगा? सेपरेट और डिसएंगेज। ठीक, ग्रेजुअल, GRADUAL, ग्रेजुअल का मतलब होता है प्रोग्रेसिंग स्लोली, मतलब कोई भी चीज चलती तो रहती, धीमे ही चलती है लेकिन चलती रहती है, वो रुकती कभी भी नहीं है। धीमे ही चलना लेकिन चलते रहना। ठीक, नेक्स्ट क्या है? इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पावर टू टेक चार्ज इंडिपेंडेंटली, मतलब किसी भी चीज को शुरू करना। जैसे मान लो आपके क्षेत्र में कोई पूजा करवानी है, तो आपने उसका इनिशिएटिव ले लिया, तो बोला नहीं मैं उसको करवाऊंगा, तो क्या कहलाएगा? इनिशिएटिव कहलाएगा। नए काम को करने के लिए आगे बढ़कर के आना, इनिशिएटिव। एंडोर्स, देखिए एंडोर्स का मतलब होता है अप्रूवल देना। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ये पॉलिटिकल वर्ड है। कंट्रीज, अगर मान लीजिए मेरा और हमारे देश का और रशिया का कोई समझौता हो जाता है, ठीक, तो उस समझौते में अगर कोई और घुसना चाहता है, उस समझौते को और मान्यता देना चाहता है, तो तीसरा भी इसको एंडोर्स कर सकता है कि नहीं मैं इसको मान्यता देता हूं, अप्रूवल देता हूं, उसको कहते हैं एंडोर्समेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देता हूं उसको समझाने के लिए। 1986 का जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, ठीक, उस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में यूएन ने पास कर दिया, लेकिन सारी कंट्रीज को क्या किया? एंडोर्स किया, मतलब उसको अपने यहां अपना ले लिया, उसको अप्रूवल दे दिया। ठीक है, दैट इज एंडोर्समेंट। आयरॉनिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपकी उम्मीद से भिन्न हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरॉनिक कहते हैं। ठीक, एंड ऑन द हील्स ऑफ, फॉलोइंग क्लोजली, ऑन द हील्स ऑफ ये एक फ्रेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है? फॉलोइंग क्लोजली, बहुत ही क्लोजली किसी भी चीज को फॉलो करना। फॉलो मतलब उसके स्टेप्स में चलना। कोई आगे चल रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, आप उसको ठीक पैरों पर देखते हुए चल रहे हो, दैट इज नोन एज ऑन द हील्स ऑफ। ठीक, तो किसी और के कदम ताल को फॉलो करना है, किसी और कदम पे चलना, दैट इज ऑन द हील्स ऑफ। चलिए आगे बढ़ते, कह रहा है कि पिछले से फॉलो करता है, ये लिखा है, इट ऑल्सो शोज हाउ दी अरब कंट्रीज आर ग्रेजुअली डिकपलिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द पैलेस्टीन क्वेश्चन। ठीक, तो ये भी दिखा रहा है कि अब जो 1948 से जो डिस्प्यूट शुरू हुआ है अरब कंट्रीज और इनके बीच में, वो अब धीरे धीरे दूर हो रहा है, मतलब अब अपने आप को वो डिकपल कर रहे हैं। कौन? अरब कंट्रीज। किससे? इस इशू से। कौन सा इशू? पैलेस्टाइन के इशू और पैलेस्टाइन का जो क्वेश्चन है, उससे अपने आप को धीरे धीरे वो दूर कर रहे हैं और अपने समझौते को और अपने रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, The UAE offered full diplomatic recognition in return for Israel's suspension of a planned annexation. अब UAE ने क्या किया? ऑफर किया। ठीक, क्या ऑफर किया? अभी समझौते की बात हो रही है। इस समझौते में क्या ऑफर किया? फुल डिप्लोमैटिक रिकॉग्निशन, मतलब कि टोटली वो पूरा, मतलब उसको रिकॉग्निशन देगा, मतलब मान्यता देगा कि नहीं, आपसे मेरे सारे भी, आप जो है पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी कंट्री हैं और मतलब और भी रिलेशन उनसे रखेंगे, चाहे बिजनेस रिलेशन हो, दुनिया भर की चीजें हैं, तो उनको रिकॉग्निशन दे दिया। किस चीज के एवज में? इन रिटर्न का मतलब क्या होता है? किसी चीज के एवज में, इन रिटर्न फॉर इजराइल सस्पेंशन। इजराइल क्या कर देगा? सस्पेंड कर देगा। देखिए, सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज थोड़े समय के लिए रोक दी जाना, दैट इज नोन एज सस्पेंशन। ठीक है, ये थोड़े समय के लिए होता है, परमानेंटली नहीं होता है, वो स्टॉप हो जाएगा। ये सस्पेंशन है, थोड़े समय के लिए। पुलिस वाले बोलते हैं अक्सर सस्पेंड हो गया, सस्पेंड मतलब थोड़े समय के लिए। ठीक, तो इजराइल सस्पेंशन ऑफ अ प्लान्ड एनेक्सेशन। अब इजराइल का जो प्लान था, मैंने बताया था कि वो प्लानिंग कर रहा था क्या करने की? एनेक्स करने की कुछ टेरिटरी। ठीक, तो कह रहा है कि यूएई ने उसको क्या दिया? रिकॉग्निशन दिया, और इजराइल क्या कर लेगा? रोक देगा। क्या रोक देगा? अपनी जो प्लानिंग थी क्या करने की? एनेक्सेशन करने की, मतलब कि और ज्यादा लैंड अक्वायर करने की। ठीक, नॉट फॉर एनी रिलैक्सेशन ऑफ द एक्चुअल ऑक्यूपेशन। और उसमें एक खास बात यह है कि इजराइल ने जो ऑलरेडी एनेक्स कर लिया है, ठीक, जो ऑलरेडी उसका ऑक्यूपेशन है, मतलब कि जो ऑक्यूपाई कर लिया है एक्चुअली, वो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं देगा। ठीक, याद रखिएगा, जो ऑलरेडी इजराइल ने एक्वायर कर लिया है उसमें रिलैक्सेशन नहीं देगा, जो हाँ इसके आगे वो और कोई ऑक्यूपेशन नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू सेड, नेतन्याहू जानते हैं आप, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। एज प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू सेड, इजराइल मेड पीस विद एन अरब कंट्री विदाउट आवर रिटर्निंग टू द 1967 बॉर्डर्स। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या निकला है कि इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया अपने देश में कि हमने पहली बार एक अरब कंट्री से अपनी मतलब पीस कर, शांति वार्ता की है, जिसमें हमें अपनी कोई भी जमीन वापस नहीं देनी पड़ी। मतलब कि 1967 में जो बॉर्डर था उस पर वापस हमें नहीं जाना पड़ा। उसके बाद जो जितना आगे बढ़ चुके हैं वो उतने ही पे रुक गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
द अरब पीस इनिशिएटिव, देखिए ये एक अरब पीस इनिशिएटिव एक इंस्टीट्यूशन है जो काम करता है किसके अंडर में, सऊदी अरेबिया इनिशिएटिव, मतलब सऊदी अरेबिया ने इसका इनिशिएटिव लिया था, इसको शुरू किया था। एंडोर्स बाय, एंडोर्स मतलब इस इनिशिएटिव को शुरू करने के बाद इन सारे कंट्रीज यानी कि अरब लीग ने उसको मान्यता प्रदान कर दी थी, ठीक, अप्रूवल दे दिया था। ऑफर्ड रिकॉग्निशन टू इजराइल इन एक्सचेंज। अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या हुआ, यूएई ने तो रिकॉग्निशन दे दिया, लेकिन यूएई को छोड़ करके सऊदी अरेबिया ने ऐसा कोई फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दिया है। तो इस चीज को देखते हुए उन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने ऑफर किया, ऑफर क्या किया, रिकॉग्निशन ऑफर किया, मतलब कि कहा कि इन्होंने दे दिया, हम भी आपको रिकॉग्निशन ऑफर करते हैं, किसको, इजराइल को, ठीक, इन एक्सचेंज, मतलब कि उसके एवज में क्या दोगे देखते हैं, फॉर इट्स फुल विड्रॉल फ्रॉम द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। अब जो कि उसके पहले क्या हुआ था कि यूएई के समझौते में उनको वापस नहीं जाना था अपने पुराने वाले बॉर्डर पे, लेकिन यहां पे ये सऊदी अरब का ऑफर क्या है कि आपको हम भी रिकॉग्निशन देंगे, लेकिन आपको पुराने बॉर्डर पे यानी कि जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी उसको छोड़ करके वापस जाना पड़ेगा, ये इनका कंडीशन है, ठीक है। आयरॉनिकली मतलब मैंने बताया डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज एक्सपेक्टेड। आयरॉनिकली द यूएई's पीस अग्रीमेंट कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, ठीक। अब ऐसा देखिए कह रहा है कि विपरीत स्थिति की कुछ बात कर रहा है, क्या कह रहा है, यूएई का जो पीस अग्रीमेंट है, ठीक, कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है Trump's administration's back-to-back decision to recognize Jerusalem as Israel's capital and its sovereignty over the Syrian Golan Heights। बहुत बढ़िया सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, आयरनी क्या है, देखिए आयरनी का मतलब क्या होता है कि विपरीत स्थिति, ठीक। एक तरफ देखिए सिचुएशन क्या चल रही है कि अमेरिका, यूएसए जो है वो क्या कर रहा था, रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा था। यहां देखिए लिखा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि ट्रंप की जो सरकार थी वो बैक टू बैक डिसीजन ले रहा था। बैक टू बैक का मतलब क्या लिखा है, कॉन्टिन्यूअस मैनर, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब वो क्या डिसीजन ले रहे थे, देखिए डिसीजन ले रहे थे तो रिकॉग्नाइज मतलब कि मान्यता देने की डिसीजन ले रहे थे। क्या मान्यता देने की, जेरूसलम को मान्यता देने की कि वो इजराइल की कैपिटल है, मतलब इजराइल की राजधानी बनाने के लिए वो डिसीजन ले रहा था। मतलब कि ट्रंप सरकार किसके साथ खड़ी थी, इजराइल के साथ खड़ी थी, ठीक। और उसमें सोवरेनिटी देना चाहता था। सोवरेनिटी क्या होता है, सुप्रीम पावर या अथॉरिटी, मतलब कि उसको यह देना कि यही एकलौता यहां पे पावर है और कोई इसका कोई और पावर नहीं है। ओवर द सीरियन गोलन हाइट्स, मतलब सीरिया में एक गोलन हाइट्स जगह है और वहां की भी जो है मान्यता देने के लिए ट्रंप सरकार ने कदम उठाया था। अब उसका उल्टा क्या इंपैक्ट पड़ा देखो। अब ये ट्रंप सरकार किसके साथ खड़ी थी, ट्रंप सरकार किसके साथ खड़ी थी, इजराइल के साथ। और लगे हाथ ट्रंप सरकार ने क्या किया, यूएई के साथ भी, मतलब यूएई के खिलाफ खड़े होते हुए यूएई के साथ समझौता पीस वाला करवा दिया। उसी के बारे में आयरॉनिकली कह रहा है, ठीक। तो आयरॉनिकली द यूएई's पीस अग्रीमेंट कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, ऑन द हील्स ऑफ का मतलब कदमों तले, किसके कदम पे चल रहा है, देखो यूएई अमेरिका की कदम चल रहा है, मतलब अमेरिका आगे चल रहा है और यूएई उसको राह दिखा रहा है, सॉरी अमेरिका आगे चल रहा है और यूएई को राह दिखा रहा है, ठीक। ऑन द हील्स ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के रास्ते पे चलते हुए जंप एडमिनिस्ट्रेशन जो कि खुद ही इजराइल के साथ खड़ा दिख रहा था, क्योंकि वो स्टेप्स ले रहा था जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल घोषित करने के। तो यही आयरॉनी की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे दो वर्ड्स मैंने बता दिए, बैक टू बैक, सोवरेनिटी, इमर्जिंग। इमर्जिंग का मतलब होता है उभरता हुआ, कोई भी चीज बहुत उभरता हुआ लेकिन बहुत ज्यादा नजर में आने वाला, दैट इज नोन एज इमर्जिंग। और रेस्पाइट, रेस्पाइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक। रेस्पाइट से जुड़ा हुआ एक शब्द है रिप्रीव, REPRIEVE। मैं स्पेलिंग फिर से बोल दे रहा हूं, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है इसमें। तो रिप्रीव है REPRIEVE, रिप्रीव पढ़ते हैं इसको, और रेस्पाइट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लीगल टर्म है। रेस्पाइट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ रेस्ट और रिलीफ फ्रॉम समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट, मतलब कि किसी भी चीज से थोड़े समय के लिए अगर आपको शांति मिल जाए, दैट इज नोन एज रेस्पाइट। और रिप्रीव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज टाल देना हमेशा के लिए, ठीक है। ये लीगल टर्म है, जैसे कि किसी को अगर मान लो सजा हो गई किसी चीज की, ठीक है, तो लेकिन उसकी सजा कुछ दिन बाद तक के लिए टाल दी जाती है, तो दैट इज नोन एज रेस्पाइट। लेकिन रिप्रीव का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को फांसी की सजा हुई तो उसको मैंने दे दिया, उसको फांसी की सजा टल गई या फिर उसको कोई भी सजा टाल दिया, मतलब हमेशा की खत्म हो गया, दैट इज नोन एज रिप्रीव। तो ये दोनों शब्द काफी ज्यादा अनकॉमन है और दोनों यूज होते हैं अक्सर। तो यहाँ पे कहना क्या है, क्लियरली द यूएई हैज मूव्ड अवे फ्रॉम द अरब इनिशिएटिव। तो साफ साफ दिख रहा है कि अरब इनिशिएटिव से दूर हो चुका है यूएई। क्यों, क्योंकि अरब इनिशिएटिव ने ऑफर दिया था कि हम लोग तो भैया रिकॉग्नाइज करेंगे तुम्हें, लेकिन कंडीशन के साथ, लेकिन यूएई ने बिना किसी कंडीशन के ही उसको रिकॉग्निशन दे दिया है, तो उससे दूर हो चुका है, ठीक। द क्वेश्चन नाउ इज वेदर द एमिरातीज वुड बी एबल टू प्रेस द ज्यूइश स्टेट टू रिलैक्स इट्स इनह्यूमन एंड इल्लीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। अब सवाल यह है कि क्या एमिराती यानी कि यूएई वाले लोग वो काबिल होंगे, मतलब कामयाब होंगे किस काम में,
प्रेस करना है, मतलब कि दबाव डालने में किसको, ज्यूइश स्टेट के ऊपर। ज्यूइश स्टेट कौन, इजराइल के ऊपर। क्या करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए। तो क्या इमराती लोग इस बात का दबाव डाल पाएंगे इजराइल के ऊपर, क्या करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, मतलब कि ढील देने के लिए। किस चीज में ढील, इनह्यूमन, मतलब कि जो उनके नजर में इनह्यूमन मतलब अमानवीय और इलीगल, जो गलत तरीके से ऑक्यूपेशन मतलब कि लिया हुआ है किसका, पैलेस्टीन में उन्होंने जो कब्जा किया हुआ, क्या उसमें रिलैक्सेशन ले पाएंगे, ये देखने वाला होगा। एंड स्टार्ट टॉक्स, और क्या वो बातें भी शुरू कर पाएंगे किसके, बिटवीन द ऑक्यूपायर एंड द ऑक्यूपाइड, क्या वो दोनों के बीच में बातचीत भी शुरू कर पाएंगे, क्या इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में कभी वार्ता भी करवा पाएंगे, ये देखने लायक होगा। ठीक है, इफ इट कैन नॉट, अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, ठीक, द यूएई इजराइल डील वुड बी ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस। तो ये बहुत बढ़िया कमेंट लिया, हार्श कमेंट लिया है कि यूएई इजराइल का जो अभी जो डील हुई है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एक्चुअल में जो सफरर है वो तो वैसे भी सफरर ही रहेगा। तो वुड बी ऑफ लिटिल सिग्निफिकेंस, उसकी कोई खास तवज्जो नहीं रह जाएगी फॉर द पैलेस्टीनियंस। किनके लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए। द पैलेस्टीनियन लीडरशिप ऑन इट्स पार्ट, जो मैं कह रहा पैलेस्टीनियन लीडरशिप वो अपने हिस्से पे क्या कह रहा है, शुड अंडरस्टैंड द इमर्जिंग रियलिटी इन द वेस्ट एशिया। और पैलेस्टीनियन की रिलेशनशिप है उनके लिए ये एडवाइस दे रहा है कि उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि जो नए नए रियलिटी उभर करके आ रहे हैं वेस्ट एशिया में, मतलब कि इस क्षेत्र में, वहां उनको उसको समझना पड़ेगा। द अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इज कमिंग टू अ क्लोज। अरब और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अब नजदीक आ रहा है, कहां, खत्म होने के नजदीक आ रहा है। ठीक, बट द पैलेस्टीन इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इज टू कंटिन्यू विदाउट अ रियल फाइट। लेकिन उनका तो डिस्प्यूट खत्म हो रहा है, लेकिन लगे हाथ पैलेस्टीन इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कोई भी छूट या फ्रीडम मिलती हुई या फिर कोई भी कमी आती हुई नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये पूरा पैसेज किसके बारे में था, इट वाज ऑल अबाउट डोनाल्ड ट्रम्प्स विक्ट्री। इट वाज इन पॉलिटिक्स में उनकी जो विक्ट्री थी, इंटरनेशनल रिलेशन में उनकी विक्ट्री के बारे में था, सिर्फ रेयर विक्ट्री। उसके अलावा क्या है, यूएई और उसके बीच में इजराइल के बीच में जो डील साइन है उसके बारे में हुआ है। ठीक है, तो हमने जितने भी वर्ड्स निकाले वो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं, ऑब्वियसली जीएस भी इंपॉर्टेंस रखता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एंड जो मैंने जो क्वेश्चन फिर से दिखा देता हूं, ये क्वेश्चन है एसेस योरसेल्फ, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आप पेस्ट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज like it and subscribe to our channel if you are new and share it among your friends। और मिलते हैं फिर कल हम लोग एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद एंड वंस अगेन विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।